तो स्टार्ट करते हैं ना। आज टाइम कम मिल पाता है कि नहीं। और जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एक चीज शुरुआत में 10-15 मिनट के लिए थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर की, फिर इकट्ठा इसके क्वेश्चन कर लेंगे ना। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा हिस्टेरिसिस ग्राफ। हिस्टेरिसिस ग्राफ। ठीक है, हिस्टेरिसिस ग्राफ ना, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन कराने हैं इसी में तो कराने हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस ग्राफ। सबसे पहली चीज मान लेते हैं एक ये सोलेनाइड है ना, और एक इसके अंदर है सोलेनाइड। ठीक है, और हिस्टेरिसिस ग्राफ जो पढ़ा जाता है वो फेर्रो के लिए पढ़ा जाता है। कौन से मटेरियल के लिए? फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा ग्राफ होता है? हिस्टेरिसिस ग्राफ होता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या होगी? इस ग्राफ में क्या होता है? इधर I होता है और इधर H होता है। IRB दोनों कह सकते हो आप। ठीक है, I क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, और H क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह लीजिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह लीजिए। दोनों बातें क्या है? सेम है। और ये सिर्फ किसके लिए है? फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी बता चुका हूं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है बाहर वाली जो कॉइल है उसमें टोटल करंट डिवाइड बाई बाहर वाली कॉइल की लेंथ, या फ्री करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। टोटल फ्री करंट पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और जो इसके अंदर टोटल बाउंड करंट पैदा होती है वो टोटल बाउंड करंट डिवाइड बाई लेंथ क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। तो जब तक मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं होगी तब तक मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। जब इसके अंदर करंट बहती है बाहर वाले के अंदर, तो उसकी वजह से किसके अंदर पैदा हो जाती है? अंदर वाले। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अंदर वाला, तो जिस डायरेक्शन में बाहर वाले में करंट बनेगी उसी डायरेक्शन में अंदर वाले में करंट बनेगी। यहां तक क्लियर है? और ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिएगा, जैसे जैसे आप बाहर वाली में करंट बढ़ाओगे, इस बाहर वाली कॉइल में क्या करोगे? करंट बढ़ाओगे। तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर करंट अंदर वाले में भी क्या होगी? करंट बढ़ती जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद आखिर में रुक जाएगा। अब उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही ना बात? ये आखिरी लिमिट है जहां तक, इसके बाद आप बाहर वाले में करंट बढ़ाते जाइए, अंदर वाले में इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये आखिरी लिमिट तक पहुंच जाएगा। समझ आ? अब करंट इस डायरेक्शन में आप बाहर रहते हैं ना, करंट आप क्या कर रहे हो? बाहर वाले में करंट बढ़ा रहे हो, तो अंदर वाले में करंट क्या हो रही है? बढ़ रही। बाहर वाले में करंट मतलब इंटेंसिटी, अंदर वाले में करंट मतलब मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे जैसे बाहर वाले में करंट बढ़ती है वैसे वैसे अंदर वाले में करंट बढ़ती जाती है। अब बढ़ने के बाद अब बाहर वाले में करंट हम घटाते हैं, उल्टा। बढ़ते बढ़ते करंट क्या हुई है बाहर वाले में? मैक्सिमम। अब क्या करते हैं? करंट को घटाते आते हैं। तो घटाते घटाते अब क्या होता है? ये जाने का रास्ता है, आने का रास्ता क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है, और यहां पर आ जाता है ऐसे ना, यहां पर। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे बाहर वाले में करंट क्या हो गया? जीरो। अंदर वाले में इतनी करंट बची रह गई ना, अंदर वाले में इतनी करंट बची रह गई। ये जो करंट बची रह गई या जो मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया
इस वाले को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। मतलब बाहर वाले में करंट क्या हो चुकी है? जीरो, लेकिन अंदर वाले में अभी भी करंट है। अभी भी करंट है, इसका मतलब इसके अंदर कैसा बिहेवियर है? मैग्नेट के जैसा। कैसा है? मैग्नेट के जैसा। मतलब अब बाहर वाले में करंट भी नहीं है, तब भी अंदर वाले में करंट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी या रेसिड्यूअल बोलते हैं। रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ। समझ आ रहे? रिटेंटिविटी या फिर क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल प्रॉपर्टी। ठीक है, रिटेंटिविटी या रेसिड्यू। अभी भी इसके अंदर करंट बची हुई है। अब क्या करूं? करंट तो जीरो हो गई बाहर वाले में। अच्छा, मान लेते हैं बाहर वाले में करंट ऐसे बह रही थी, तो अंदर वाले में भी ऐसे ही बह रही थी ना। तो अंदर वाले में करंट ऐसे बह रही है अभी भी, बाहर वाले में क्या हो चुकी है? जीरो। बाहर वाले में क्या हो चुकी? अब मैं चाहता हूं ये जो बची हुई करंट है ये भी खत्म हो, तो इसके लिए मुझे किधर करंट बनानी पड़ेगी? अपोजिट। कैसी बनानी पड़े? तो अब देखिए इधर फील्ड कैसी होगी? माइनस। एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जिस पे जीरो होगी ना, अच्छा ये कौन सी वैल्यू है? बाहर वाले में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो? अपोजिट, ताकि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये जो वैल्यू की जरूरत है, जो बाहर वाले में अपोजिट करंट की जरूरत है, उस करंट को बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं? कोएरेसिविटी है, COE है शायद, कोएरेसिविटी बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? तो कोएरेसिविटी समझ आई। अच्छा, रिटेंटिविटी मतलब बाहर वाले में करंट जीरो हो जाए, तब भी अंदर वाले में जो बची हुई करंट है उसे क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। अब जो अंदर वाले में करंट बची हुई है उसको खत्म करने के लिए जो अपोजिट करंट की जरूरत है, जो किसमें? बाहर वाली में जो अपोजिट करंट चाहिए होगा इस अंदर वाली को खत्म करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी बोलते हैं। समझ आ रहे? ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा? इसमें क्या हो चुका है? करंट खत्म। अब और करंट बढ़ाइए अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें करंट किधर बहने लगेगी? अंदर वाले अपोजिट में बहने लगे, तो ये बहते बहते ऐसे हो जाएगी। फिर उसके बाद करंट जीरो करिए, घटाना शुरू करिए। फिर अब इधर का ग्राफ उतना इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं रखता। समझ आ रही ना? ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इन दो पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समझ आ रही? तो दो बातें हो गई, एक बार फिर मेरे साथ दोहराइएगा। रिटेंटिविटी किसे कहते हैं? जब बाहर वाले में करंट क्या हो जाए? जीरो। अंदर वाले में करंट जो बची हुई है या जो मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और कोरेसिविटी किसे कहते हैं? इस बाहर वो अंदर वाली जो करंट है उस बची हुई करंट को खत्म करने के लिए जो बाहर वाले में अपोजिट करंट का फ्लो कराएंगे, उस अपोजिट करंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा, हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसको समझने से पहले, अच्छा ये जो चिड़िए जैसा बन रहा है, इसके अंदर का ये जो एरिया है ये क्या बताता है? जितना बड़ा एरिया होगा। अच्छा, हिस्टेरिसिस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, फिर उसके बाद एरिया वाला बता रहा। हिस्टेरिसिस मतलब जिस रास्ते से गया था, क्या उस रास्ते से आया है? उस रास्ते से पीछे से आया है ना। पीछे मतलब हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री कहां की होती है? पीछे की। तो जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता किधर है? पीछे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस ग्राफ। समझ आ रही ना? और तीसरी बात, जब हिस्टेरिसिस ग्राफ की जो चिड़िया होगी उसके अंदर का अगर एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब हीट लॉस क्या है? ज्यादा है। ये क्या चीज है? हीट लॉस। एरिया क्या देता है? हीट लॉस। ये तीन बातें हो गई, इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे। चलो ये बात हो गई। दूसरी बात इसकी समझिएगा। आप ग्राफ समझ गए, हिस्टेरिसिस ग्राफ किसके लिए आपने देख लिया? फेरोमैग्नेटिक के लिए। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक टेम्पररी मैग्नेट हो सकता है, टेम्परेरी ना, और एक क्या हो सकता है? परमानेंट।
क्या हो सकता है? परमानेंट, परमानेंट ना। तो वो जो हिस्टेरिसिस ग्राफ था वो दोनों के लिए था। वो हिस्टेरिसिस से पता चलेगा कि जो आपका मटेरियल ये अंदर रखा हुआ है ना, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ये टेम्पररी मैग्नेट बनेगा या परमानेंट होगा। ये बात कहां से पता चलेगी? हिस्टेरिसिस ग्राफ से। तो देखिएगा, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। ये I वर्सेस I या B वर्सेस H ग्राफ। अगर आपकी ये जो क्या कहते हैं, इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से ना, रुक जाइए थोड़ा, इसको नाम ही पलट देते हैं, परमानेंट, परमानेंट, और इसको कर देते हैं टेम्पररी, टेम्पररी ना। इसमें क्या होगा? I R B वर्सेस H ग्राफ। अगर ये जो है इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से ना, अब आप देखिए, इसमें एक चीज देखिए, परमानेंट में रिटेंटिविटी कैसी है? रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कैसी होती है परमानेंट में इसके कंपैरिजन में? ज्यादा। तो रिटेंटिविटी कैसी है इसकी? हाई। और कोएरेसिविटी कैसी है? कोएरेसिविटी कैसी है? ये भी कैसी है? हाई ना। इसमें क्या होता है? टेम्पररी में, टेम्पररी में रिटेंटिविटी कैसी होती है? रिटेंटिविटी, टिविटी कैसी होती है? लो। और कोएरेसिविटी कैसी होती है? कोएरेसिविटी कैसी होती है? लो ना। और एक और पॉइंट दिख रहा है मुझे, इसमें एरिया क्या है? ज्यादा है, तो हीट लॉस क्या होगा? ज्यादा। हीट लॉस क्या होगा? मोर। और इसमें हीट लॉस क्या होगा? लेस। हीट लॉस कैसा होगा? लेस। समझ आ रही ना बात? 3 बातें हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो दोनों में हाई होगी, जो दोनों में क्या होगी? हाई होगी। और हाई क्या होती है? देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोनों है, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो आपको पढ़ाया गया है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों की क्या होगी? रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होती है? वेरी हाई। तो ये भी फेर्रो है, ये भी फेर्रो है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों के लिए क्या होगी? हाई। तो म्यू आर इसके लिए भी क्या होगा? हाई, मतलब मोर। और इसके लिए भी क्या होगा? म्यू आर, म्यू आर क्या होगा? मोर होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रही ना बात? तो म्यू आर चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्पररी, कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी, हीट लॉस कम होगा किसका? टेम्पररी का। और कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी और हीट लॉस ज्यादा होगा किसका? परमानेंट का। और जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, परमानेंट, एज ए परमानेंट मैग्नेट हम लेते हैं किसको? स्टील को। और एज ए क्या कहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट लेते हैं हम किसको? आयरन को। किसको लेते हैं? आयरन को। अब रही बात, एक और वर्ड बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉफ्ट आयरन, इसको बोला जाता है हार्ड आयरन। परमानेंट को क्या बोला जाता है? एक और नाम से क्या बोला जाता है परमानेंट को? हार्ड फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और फिर क्या बोला जाता है इसको? इसको क्या बोला जाता है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। समझ जाओगे ना? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। क्लियर रहेगा ना? इसको कर लीजिए इतना, फिर उसके बाद बात करते हैं। लिख चुके आप? बोलो ना यार। ठीक है, इतनी बातें थी। ये हिस्टेरिसिस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? हिस्टेरिसिस से। एक बार हिस्टेरिसिस के बारे में रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिस्टेरिसिस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है ना।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें दो वर्ड आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? बाहर वाली में करंट जीरो होने के बावजूद अगर अंदर वाली में करंट बची रह जाती है तो उस बची हुई करंट को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। और उस बची हुई करंट को खत्म करने के लिए जो बाहर वाली सर्किट में अपोजिट करंट बनाई जाती है, उस अपोजिट करंट जितना लगेगी इस वाली अंदर वाली करंट को खत्म करने में, उसे क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात आती है, ये दो तरह के हो सकते हैं फेरोमैग्नेटिक ना, वो किससे पता चलेगा? हिस्टेरिसिस ग्राफ से। परमानेंट मैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की खासियत क्या होगी? जिसमें रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी दोनों क्या होगी? हाई, उसे क्या बोलेंगे? परमानेंट। और साथ साथ में एनर्जी लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। और टेम्पररी किसे बोल देंगे? जिसमें रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और हीट लॉस क्या होगा? कम। और एक खासियत ऐसी है जो दोनों में सेम होनी चाहिए, वो कौन है? रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। समझ आ रही ना? ज्यादा होनी चाहिए। इतनी बात होने के बाद एक चीज और देख लेते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इन गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और यहीं पे एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कल जब आप आइए तो गॉस लॉ को थोड़ा देख के आइएगा, वहीं से शुरू होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े थे तो आपको पता था इनसाइड चार्ज ना, गॉस लॉ क्या होता था? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता था? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्लोज लगा होता था, इसका मतलब ये क्लोज सरफेस के लिए था। समझ आ रही ना बस? इतनी बातें हमने पढ़ी थी उसमें गॉस लॉ में। अगर इसका गॉस लॉ मैग्नेटिज्म के लिए लिखते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी ना डॉट डी एस ना, और यहां पे इक्वल टू क्यू इनसाइड की जगह पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट होता था, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। और क्यू इनसाइड की जगह पे जो आएगा, इनसाइड की यहां पे चार्ज की वजह से होता है, और यहां पे किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक चार्ज की वजह। तो यहां पे मैग्नेटिक चार्ज इनसाइड हो जाएगा ना। समझ आ रही ना बस? अब आप एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल चार्ज रह सकता है, अकेला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट की जब आप बात करते हो तो मैग्नेटिज्म में जब भी अगर कहीं पे नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है तो साउथ जरूर रहेगा ना। तो अगर कोई अंदर मैग्नेट रखा हुआ है तो इसका नॉर्थ भी अंदर है, और अगर नॉर्थ और साउथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अंदर है तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो के। समझ आ रही ना बात? अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अब कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे अचानक आपके जहन में आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए कि सर अगर मैग्नेट ऐसे हो, इस तरह से इधर नॉर्थ हो और इधर साउथ हो, तो एक के अंदर है, तो ऐसा नहीं होगा, इतना ही माना जाता है इनसाइड ना। तो अगर इतना माना जाएगा इनसाइड तो एक तरफ नॉर्थ होगा, दूसरी तरफ साउथ होगा, फिर नेट क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा। समझ गए ना? तो मैग्नेटिज्म में फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि अकेला चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको कर लीजिए, ठीक। हो गया। और एक चीज आप यहां पे, ये गॉस लॉ हो गया ना, गॉस लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको गॉस लॉ में याद है यहाँ पे क्यों इनसाइड लिखा होता है? तो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों की हो। ऐसे यहां भी कह सकते हो, ठीक है। चलो, यहां तक हो जाने के बाद एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिखाना था मुझे, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। ये जो टेम्पररी वाला है ये दो जगह पे यूज होता है, यहां कहीं कॉपी में लिख लीजिए। जानते हैं कहां कहां पे? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पड़ा है,
अभी पढ़ा है ना रिसेंट में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और सुनना 1 मिनट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और अगला जब ये इंडक्शन पढ़ाऊंगा उसका आखिरी टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमेशा कौन सा मैग्नेट यूज होता है? टेम्पररी। और टेम्पररी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो। समझ आ रही है बात? तो इस बात को यहां कहीं लिख लीजिएगा। टेम्पररी मैग्नेट is used, temporary magnet is used in moving coil galvanometer, and ट्रांसफार्मर। ये दो टॉपिक आपके फिजिक्स सिलेबस में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही ना बात? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और किसमें? ट्रांसफार्मर में। इसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला यूज करने से सबसे पहली चीज, ट्रांसफार्मर में कौन सी करंट आती है? एसी। अच्छा, इसमें आपने पढ़ा है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक बार करंट ऐसे बहती है बाहर में, एक बार कैसे? अपोजिट। तो हिस्टेरिसिस ग्राफ बनेगा ना, हिस्टेरिसिस ग्राफ बनेगा। तो हिस्टेरिसिस ग्राफ बनेगा अगर एरिया ज्यादा होगा ना, अगर ये वाला, तो हीट लॉस क्या हो जाएगा? तो हमारा काम है ना हीट बचाना, एनर्जी बचाना। समझ गए ना रीजन क्या है? तो ये क्लियर रहेगा ना। अब आगे बात करते हैं यहां तक हो जाने के बाद। ठीक है, एक बात और यहां पे कहीं इंपॉर्टेंट करके नोट में लिख लीजिएगा। फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होती है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ किसके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर। फेरो सिर्फ क्या होगा? सॉलिड होगा। और पैरा एंड डाया लिखे, पैरा एंड डाया कैन एग्जिस्ट, पैरा एंड डाया कैन एग्जिस्ट in the form of solid, liquid and gas। तीनों फॉर्मेट में पाया जा सकता है। समझ आ रही ना बात? लेकिन फेरो सिर्फ सॉलिड में। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, हो जाएगा। ठीक, चलिए ये बात हो गई। अब एक बार हमारे साथ वो जो प्रॉपर्टी कल पढ़ाई थी तीनों चारों, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले आपको पढ़ाया था डाया ना। डाया की खासियत क्या थी? सबसे पहले हम आते हैं, डाया में मैग्नेटाइजेशन किधर होता है? फील्ड के अपोजिट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और साथ में कैसी होती है? स्मॉल, बहुत छोटी होती है। और कभी कभी इसको ऐसे लिख करके अगर दिखाना होता है तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो लेस देन क्या होती है? 0। 0 से क्या होती है? छोटी होती है। और -1 से बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है। समझ आ रही ना बात? 0 के बराबर नहीं हो सकती। ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? मैग्नेटाइजेशन। अगर इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक थोड़ी होगा, जब प्रॉपर्टी ही नहीं शो करेगा तो 0 नहीं हो सकता। 0 से क्या होगी? छोटी होगी जीटा की वैल्यू। समझ आ रही ना? और -1 से क्या होगी? -1 से क्या होगी? बड़ी या बड़ी? -1 से क्या होगी? अरे -9 क्या, -0.9 क्या है? -1 से क्या बड़ी है ना, तो -1 से क्या होगी? बड़ी या बराबर हो। अगर बराबर हो जाएगी तो सुपर कंडक्टर वो भी डाया ही कहलाएगा। सुपर कंडक्टर किसका पार्ट है? डाया का। उसमें हाईली अपोज होगा। समझ आ रही? ससेप्टिबिलिटी हो गई। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये बात हो गई किससे रिलेटेड? डाया से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं किसकी? पैरा की। पैरा में आपने देखा था जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। और साथ साथ में ये कैसा होता है? स्मॉल ना। और म्यू आर की ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव और स्मॉल, मतलब 0 से थोड़ा सा क्या होगी? ज्यादा होगी। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन, क्या होती है? म्यू आर ग्रेटर देन 1 होती है।
फिर उसके बाद किसको देखा था? फेर्रो को। फेर्रो को क्या देखा था? फेर्रो में क्या होता है? जीटा की वैल्यू पॉजिटिव और क्या होती है? वेरी हाई। कैसी होती है? वेरी हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? मच मच ग्रेटर देन 1 होती है। समझ आ रही ना? फिर उसके बाद एक और देखा था, सुपर कंडक्टर। क्या देखा था? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होती थी? जीटा की वैल्यू -1 और म्यू आर क्या होता था? 0 होता। समझ आ रही ना भाई? इतनी बातें मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। अब ओवरऑल का चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक एक ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है ना। अब ध्यान से इस प्रॉपर्टी को सुनिएगा। इसका एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ क्या है? साउथ है। अब इसके आसपास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल लाना है। एक बार नॉर्थ के पास लाना है और एक बार साउथ के पास लाना है, तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। डायामैग्नेटिक मटेरियल की खासियत क्या होती है? वो रिपल्शन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? रिपल्शन। तो अगर नॉर्थ के करीब आएगा तो इधर क्या बना लेगा? नॉर्थ बना। और अगर साउथ के करीब आएगा तो इधर क्या बना लेगा? साउथ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में खून में ही कैसा है? रिपल्शन। समझ आ रही ना? तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। और एक बात यहां पे लिख लीजिएगा, वो पता नहीं क्वेश्चन में है कि नहीं। डायामैग्नेटिक नेचर कल शाम वाले बैच में बताया था। डायामैग्नेटिक नेचर जो होता है, डायामैग्नेटिक नेचर वो पैरा में भी पाया जाता है, वो फेरो में भी पाया जाता है, वो हर जगह, मतलब जितने ये मैग्नेटिक मटेरियल है सबके अंदर पाया जाता है। डायामैग्नेटिक नेचर को कैसा बोलते हैं? यूनिवर्सल नेचर। कैसा बोलते हैं? यूनिवर्सल नेचर। और मैंने इसका रीजन भी बताया था कि कोई इसका ये डायामैग्नेटिक मतलब क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपोज करने की प्रॉपर्टी होती ही होती है। मैंने बताया था कोई भी इंसान ले लीजिए, अगर कोई कहे 0% गुस्सा है तो वो सही नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये हर मटेरियल के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बोले। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इसको कहीं लिख लीजिएगा, इसको बताइएगा, ये पढ़ाया हुआ है। सबसे पहला स्टेप यही से मैंने बताया था। बताइए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायामैग्नेटिक के एक एटम के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना। तो डायामैग्नेटिक के एक एटम के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये वाला सही हो सकता है। और कौन सा? मुझे तो और कोई नहीं दिख रहा है। कौन सा वाला? और कोई नहीं दिख रहा है। डाया के पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और पैरा के पास, एक एटम के पास डाइपोल मोमेंट होता है। इसमें 2 डाइपोल मोमेंट होने की वजह से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। क्लियर रहेगा ना? ये पहली बात मैंने पढ़ाई थी। अब अगला देखिएगा इस वाले को। ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इतना। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी देखिए माइनस में है। माइनस में किसकी होती है? डाया की। किसकी होती है? अब कह रहा है अगर टेम्परेचर चेंज करके डबल कर दे, 600 केल्विन कर दे, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डाया की ससेप्टिबिलिटी कल जाते जाते लास्ट ग्राफ यही पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी। समझ आ रही ना बात? अगला देखिएगा, ठीक है। Which of the following property of magnetic material is observed in all material? कौन सा? जो अभी बताया था यूनिवर्सल होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, ठीक है। इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, क्यूरी टेम्परेचर के आगे, क्यूरी टेम्परेचर के आगे फेरो किस में बदल जाता है? पैरा में बदल जाता है ना। तो क्यूरी से पहले पूछ रहा है, तो क्यूरी से पहले कैसा रहेगा? फेरो जैसा। और फेरो जैसा रहेगा तो उसके अंदर डोमेन होंगे। उसके अंदर क्या होगा? डोमेन होंगे। अगर डोमेन होंगे तो डोमेन कहते किसे है? उसकी डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने नहीं लिखाई थी ताकि आपको यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। डोमेन समझा दिया था कल, बता दिया था डोमेन क्या होता है। अब समझिएगा, कह रहा है ए माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ जीरो मैग्नेटाइजेशन।
ए माइक्रो, एक डोमेन जो होता है, कुछ लोग गलत समझ लेंगे, अगर एक डोमेन है, सॉरी एक डोमेन नहीं, ये मान लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका ऐसे डाइपोल मोमेंट, इसका ऐसे, और इसका ऐसे, और इसका ऐसे, तो अभी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब कह रहा है डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन तो एक ये है ना, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है, चार डोमेन है ना। तो एक डोमेन जो होता है, एक डोमेन मैग्नेटाइज्ड होता है, एक डोमेन कैसा होता है? और ये क्या कह रहा है? ये गलत है, समझ आ रही ना? अगला देखिएगा, ए माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ कॉन्जिक्यूटिव मैग्नेटिक डाइपोल ओरिएंटेड ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ आ रहे ना? एक माइक्रोस्कोपिक रीजन, कोई एक रीजन, कोई जरूरी नहीं अपोजिट डायरेक्शन में हो, कैसा भी हो सकता है ना, बिखरा हुआ। नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये तो शर्त बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो शर्त तो नहीं है इसमें कुछ, बस शर्त इतनी है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगला देखिए, ए माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डाइपोल। रैंडमली क्या? एक जो एक में एक ही तरफ होता है डाइपोल, एक में कैसा होता है? एक ही तरह का होता है, दूसरी तरह का नहीं रह सकता, तो रैंडम कैसे हो सकता है? रैंडम नहीं हो सकता। फिर बचा कौन सा? ए माइक्रोस्कोपिक रीजन विथ सेचुरेशन मैग्नेटिज्म, मतलब उसमें सेचुरेशन होगा एक जैसे डाइपोल्स का, तो ये बात क्या है? सही है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? क्या हुआ? हो गया ना? समझ गए? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला बताइएगा, ये तो सीधा फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टी के। कौन सा सही हो जाए? ए वाला। समझ आ रही ना बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताइएगा, ये अप्रोक्स लिखाया था, एट व्हाट टेम्परेचर आयरन बिकम्स पैरामैग्नेटिक? कितना? 800 वाला, ए वाला सही हो जाए। 780 अप्रोक्स लिखाया था, तो सबसे करीब में कौन सा है? 800, तो 800 वाला सही हो जाए। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इसको बताइए, स्टेटमेंट वाला है, ये मेरे ख्याल से मेंस का है, थोड़ा देखना पड़ेगा शायद। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट, ये भी बात सही है। चलिए पहला सही हो गया। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीजेस, तो कल मैंने बताया था डोमेन एरिया फील्ड की वजह से बढ़ता है, जो फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेरो से किधर शिफ्ट होगा? पैरा, मतलब डोमेन टूटने की बात करता है टेम्परेचर बढ़ा, और ये क्या बता रहा है? डोमेन बढ़ना, तो ये क्या है? गलत है। समझ आ रही ना? तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। समझ आ रही ना बात? है? दूसरा वाला बता तो रहा हूं, डोमेन जो होता है, अच्छा आप डेफिनेशन सुनिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फेरो किस में कन्वर्ट होता है? इसका मतलब डोमेन टूटता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब टूटेगा तभी तो रेंडमनेस बढ़ेगी। समझ आ रही ना बात? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डोमेन टूटता है, तो बढ़ने के चांस तो नहीं है ना। समझ आ रही ना बात? डोमेन बढ़ता कैसे है? कल मैंने पढ़ाया था, फील्ड की लाइन वाला जो डोमेन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है जब अप्लाइड फील्ड करते हैं। क्लियर रहेगा ना? बोलो अगर कुछ है जहन में। क्लियर रहेगा? चलो अगला देखते हैं, ये वाला मैं करा चुका हूं, ठीक है। ये वाला देखिएगा, एक मिनट, पी वाला कौन सा है? परमानेंट, तो परमानेंट के लिए कौन सा सही होगा? हाँ, परमानेंट के लिए लार्जर कोरेसिविटी और लार्जर रिटेंटिविटी, तो लार्ज रिटेंटिविटी, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर के लिए कौन है? टी है, तो ट्रांसफार्मर में जो होता है, समझ आ रही ना? तो एक चीज आप समझिए, ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर के लिए, तो ट्रांसफार्मर में कौन सा यूज होता है? लो कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी, तो कौन सा सही होगा? डी वेल। क्लियर रहेगा? हाँ, यहां पे टी लिखा था ट्रांसफार्मर। समझ आ रही ना बात? कर ले जाओगे ना?
तो आपको परमानेंट के लिए कौन सा सही है? लार्जर रिटेंटिविटी, लार्जर कोरेसिविटी। और ट्रांसफार्मर में कैसा होता है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। सॉफ्ट के लिए क्या होता है? लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी। ठीक है, तो चलिए अगले पे देखते हैं। नेक्स्ट, नॉन पोलर मटेरियल डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब डायामैग्नेटिक है। नॉन पोलर डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल, ये बात तो सही है। डायामैग्नेटिक के पास कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता, तो ये बात तो सही है। अगली चीज देखिए, व्हेन ए नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोस्टैट के नजरिए से देखिएगा। जैसे आप वो मैग्नेटिज्म के नजरिए से देखते हैं तो आपको ये लगता है कि देखना, डायामैग्नेटिक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज चलता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो करंट बनती है, एक इधर करंट बनती है तो दूसरी अपोजिट बनती है ना। इसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट ऊपर आता है और एक डाइपोल मोमेंट नीचे आता है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। अगर इलेक्ट्रोस्टैट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या खासियत होती है इस तरह के मटेरियल की? यहां पे सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों का सेंटर एक जगह पे है तो वो नॉन पोलर कहलाता है। दोनों का सेंटर क्या है? तो ऐसे मटेरियल जिनके सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कहां पे हो? एक जगह पे, वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। और जिनके थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और पोलर बनाने के लिए, अगर पोलर नहीं है तो पोलर बनाने के लिए अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से नेगेटिव किधर खिंच जाएगा? अपोजिट। और पॉजिटिव किधर चला जाता है? फील्ड की तरफ। तो इसमें क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। अब आप देखिएगा यहां पे, व्हेन ए नॉन पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मतलब इस तरह का, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा है। नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा तो दोनों का सेंटर एक जगह पे नहीं होगा, बल्कि कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है। समझ आ रही ना बात? जब किसके अंदर रख दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नॉन पोलर को किसके अंदर रखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये क्या बन सकता है? पोलर बन सकता है। तो पोलर बन जाएगा तो इसका क्या सेंटर कोइंसाइड करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो कौन सा सही होगा? पहला वाला सही, बोथ ए इज ट्रू बट, समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो मतलब हद ही कर दिया ये। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन में लो कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी और हाई परमिएबिलिटी। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? सी वाला ना, ये सही होगा। हाई परमिएबिलिटी दोनों में होती है। समझ आ रही ना बात? चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो। ठीक है, कर ले जाओगे ना? हो जाएगा। अगला देखो, कैसे ढिला गए यार तुम लोग, इसको बताओ। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात सही है या गलत है? ये देखो गलत है। पैरा और फेरो में क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो यही लिखा हुआ है। सही है। जब टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज, तो क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी क्या होगी?
क्या लिखा हुआ है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करेगी, सही है, समझ आ रही ना बात। अब अगला ये वाला देखिए, डायामैग्नेटिज्म is a result of orbital motion of electrons developing magnetic moment opposite to the applied magnetic field। तो डायामैग्नेटिज्म यही होता है कि अपोज करे ना, तो ये बात क्या है, सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ये वाला ना, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत हल्का है क्या पूछा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होती है, 0 होती है। ससेप्टिबिलिटी कितना होती है, -1। मैं ध्यान नहीं दिया चलो इसको बताइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम मॉलिक्यूल इज 0। सही है, ये सही है। अगला देखिए, इन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ये भी सही है, एक एटम का नॉन जीरो होता है। अगला देखिए, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ईच डोमेन इज 0। ये गलत है, ईच डोमेन के पास होता है, पूरे मटेरियल के पास नहीं होता। और लास्ट वाला देखें, इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डोमेन इज नॉन जीरो। ये बात सही है, समझ आए। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला है, हाँ अगला देखते हैं, इसमें चांसेस है थ्योरी के क्वेश्चन पूछने के, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूं ज्यादा, ठीक है। द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गलत है, पहले गलत है। और द इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डायामैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये बात सही है, ठीक है। तो डाइपोल तो अपोज ही करता है, डायामैग्नेटिक के अंदर वाला जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो कौन सा सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। पिछले वाला क्या, सेकंड वाला कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एटम से बने होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, क्या है। इन परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम या मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। अगर वो, हाँ तो एटम या मॉलिक्यूल लिखा हुआ, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। ओए है, अरे तुम केमिस्ट्री से भी रिलेटेड, मैं बता सकता हूं, कोई अगला देखो, इफ ए डायामैग्नेटिक सोल्यूशन इज पाउड इन ए यूट्यूब, डायामैग्नेटिक सोल्यूशन है इसमें यूट्यूब, and one arm of U-tube is placed between the poles of strong magnets with the meniscus in line with the field, then the level of solution will be। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेट है ना, ये दो मैग्नेट हैं, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके अंदर एक U-tube मैनोमीटर रख दिया जाता है, ठीक है, यूट्यूब।
अब इसके अंदर लेवल पहले बराबर रहा होगा, इसका साइड में बना देता हूं पिक्चर, ऐसे यूट्यूब था, इसका लेवल बराबर था ऐसे ना। अब इसको मैंने क्या किया, इस नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर रख दिया, और इसके अंदर जो मटेरियल है वो कौन सा है, डायामैग्नेटिक। अच्छा, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल होता है या अट्रैक्ट? रिपेल होता है ना। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, रिपेल। तो अगर यहां से रिपेल होगा तो इधर हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगी, डाउन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। समझ आ रही ना बात? तो इसमें इस तरफ लेवल का क्या होगा, फॉल होगा, इधर से देखना है। समझ आ रही ना बात? तो इधर से लेवल का क्या होगा, फॉल होगा। समझ पाएगी नहीं? एक बार देख लो सही से। ये नॉर्थ और साउथ पोल है ना, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती है, रिपेल करती है। तो कह रहा है ये जो मिनी इसका से लेयर है ना इसकी डायामैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो जब इधर दबाएगी तो लेवल क्या होगा, फॉल या बस फॉल सही है। या अगर ऐसे लिख देगा 1 और 2, तो 1 की तरफ क्या हुआ है, बस फॉल है। क्या हुआ, क्लियर रहेगा ना। इधर देखा जाएगा बीच में। अच्छा, धक्का कहां से लग रहा है, इधर से ना, तो इधर देखा जाएगा, उधर नहीं। ठीक, चलो अगला देखो, इसको बताना। और ये क्वेश्चन पैरा के लिए है, फेरो के लिए भी यही हो सकता है। इसका क्या होगा, सेम सीन है, नॉर्थ और ये क्या होगा, साउथ, और इसके अंदर क्या रखा जाएगा, यूट्यूब ना। इसके लेवल में क्या होगा बताइए, क्या करेगा ये लेवल को, पैरा को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इधर ऊपर हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, राइज अप। ठीक है, क्लियर रहेगा ना। अगर यहां पे पैरा की जगह पे क्या होता, फेरो होता, तब भी यही आंसर होता। क्लियर रहेगा ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक और इसी पे मैं पहले इसको कर लीजिए, फिर ये आखिरी क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेसिस पे, फिर उस वाले। अच्छा, पहले उसको निपटा देते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिएगा ना, अगर आपके पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ ना, नॉर्थ और साउथ, इसमें जो है एक रॉड है मटेरियल की, किसी मटेरियल की, वो ऐसी है, और इसमें जो रॉड है वो ऐसी है। आपको बताना है ये मटेरियल किसका है और ये वाला केस किसका है, इस मटेरियल का नाम क्या होगा है? हाँ सही है, डाया में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये मैक्सिमम दूरी मेंटेन करना है तो ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं, मिसाल के तौर पे याद रखना हो आपको, मान लेते हैं अगर मैं गुस्सा हो गया तो आप क्या हो जाएंगे, खड़े होके भागने के चक्कर में रहेंगे। तो बस ये अरे समझाने के लिए, तो ये खड़ा हो जाएगा। और ये वाला, इसमें अट्रैक्शन है तो पूरा लेट के सुनेगा बात, है कि नहीं। तो ये कौन सा है, पैरा या फिर फेरो, पैरा या फेरो। और ये वाला क्या है, डाया। ये वाला क्या है, डाया। इसकी भी पिक्चर आप देख लीजिएगा ना। और आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, रिपल, इसमें डाया में क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन में कोशिश ये होगी ना, फील्ड क्या करेगी, इतनी ही जगह है उसके पास, तो वो चाहेगी कि इसकी पूरी बॉडी हमसे क्या रहे, दूर रहे। तो दूरी जो मैक्सिमम मेंटेन हो सकती है वो इसी तरह से हो सकती है। और इसमें ये खींचना चाहेगा ना, तो खींचना चाहेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल कर देगा। कैसा कर देगा, हॉरिजॉन्टल। तो अट्रैक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल। और याद रखने का तरीका क्या होगा वो मैं बता रहा हूं, कि अट्रैक्शन होगा तो पूरा लेट के सुनेगा बात, और रिपल्शन हो जाएगा तो खड़ा रहेगा कि हाथ पैर चले तो भाग जाए, है कि नहीं। ये बात क्लियर रहेगी। अब आखिरी क्वेश्चन इसका, ये वाला बता दीजिए, फिर
क्लास कंप्लीट। फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक के लिए आते ही बताया हूं, ये सही है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू, ना ये बात कल पढ़ाया हूं, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो रिपल्शन की वजह से किधर जाता है, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक, समझ आए? तो ये भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी यार, दोनों से ही है ना, ठीक है। तो बस यहीं तक, ठीक है। अब पढ़ेंगे कल नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक चीज मैं कल वाले शाम वाले बैच में बताया था, सुबह वाले बैच में बताना भूल गया था, वो वर्ड का प्ले कर सकता है, सुन लीजिए। फीबली अट्रैक्टेड या फीबली रिपेल, फीबली मतलब होता है वीक, क्या होता है? वीक। तो इसमें जो होता है डाया में, वो फीबली क्या होता है? रिपेल, और जो पैरा होता है वो फीबली क्या होता है? अट्रैक्ट। तो फीबली वर्ड का मतलब क्या होता है? वीक, समझ आए? तो वो याद रखिएगा, अगर बोलता है तो आप समझ जाइए, ठीक, ठीक है, थैंक यू।